Hello friends, this lecture is about the complex variable and partial differential equations, which is the subject of third mechanical. In this lecture, we discuss about the syllabus and weightage of this subject. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली बात कि इस सब्जेक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि दो सेपरेट पार्ट है। पहला पार्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का और दूसरा पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर से टोटल 3 यूनिट है जिसका वेटेज 62% है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर से यूनिट 4 एंड 5 यानी कि 2 यूनिट है, उसका वेटेज 38% है। अब ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है क्या। सबसे पहले आप लोगों ने 11th साइंस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर करके आपने एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें आपने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक x प्लस आई वाई, सपोज मैंने ये नंबर लिया तो उसमें x एक रियल पार्ट है और आई वाई उसमें y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐसे करके वो नंबर बनता है। वो जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो बेसिक था। अब यहाँ पे उसका वेरिएबल्स के फॉर्म में जो अलग अलग मेथड्स होती है, उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, उसके बारे में यहाँ पे टोटल डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में भी आप लोग जानते हो। पहले इक्वेशन जो नॉर्मल होता है उसमें अगर मैं डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऐसे फॉर्म डाल दूं या ऐसे वेरिएबल डाल दूं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 2 पार्ट है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी मतलब कि डी वाला जो आप 11th में 12th में और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी वाई होता है, दैट इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ सिंगल होता है, एक ही होता है। और यहाँ पे पार्शियल में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और पार्शियल को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए वहां पे डी की जगह पे डेल सिंबल यूज होता है। बाकी और कोई वेरिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन जैसे करते थे सेम वैसा ही होता है। और आप लोग लास्ट सेमेस्टर में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, सो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यहाँ पे सिर्फ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। सबसे पहले वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वेटेज कैसे मैनेज होता है, कौन से चैप्टर में कैसे आता है। आपका फर्स्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि एक ही यूनिट के अंदर 3 चैप्टर कवर किए हुए हैं। उसका वेटेज सबसे ज्यादा है 28%, बिकॉज ऑफ 3 चैप्टर्स है उसकी वजह से। यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर नंबर 4 है, सिंगल चैप्टर, और सिंगल चैप्टर का वेटेज 20% है। सो दैट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मेथड्स भी ज्यादा नहीं है, तो ये सबसे पहले हम टारगेट कर सकते हैं। देन यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 एंड 6, 2 चैप्टर्स है। उसमें 6 चैप्टर में से बहुत कम आता है, 5 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का मिला के 14% वेटेज आता है। यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 यानी एक सिंगल चैप्टर आएगा और 14% का वेटेज है। यूनिट नंबर 5 उसके अंदर भी सिंगल चैप्टर है और 24% का वेटेज है। यहाँ पे यूनिट 4 एंड 5 जो चैप्टर नंबर 7 एंड 8 है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, और चैप्टर नंबर 1 to 6 जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, जैसे कि अभी मैंने आगे बताया था वैसे। नाउ अबाउट द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस के बारे में बात करें तो फर्स्ट यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 1 आएगा। पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो आप 11th साइंस में पढ़ के आए हो। नॉर्मली मोस्ट ऑफ 50% पार्ट वही है। पहला टॉपिक क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स मतलब जो आप 11th में पढ़ के आए थे वहां पे कार्टेशियन फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता था। कार्टेशियन लाइक एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आता है जिसमें भी सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि x प्लस आई वाई, यानी कि वो x है, y वेरिएबल है, नॉर्मल कार्टेशियन वेरिएबल है, इसलिए वो कार्टेशियन फॉर्म होता है। पोलर फॉर्म आता है यानी कि r एंड थीटा होगा एक्स वाई की जगह, और अगर तीसरा वेरिएबल की भी जरूरत पड़ती है तो फाई होता है, यानी r थीटा फाई।
तीसरा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ई रेज टू समथिंग होता है, मतलब लाइक के ई रेज टू थीटा भी हो सकता है, ई रेज टू एक्स हो सकता है, ई रेज टू आई थीटा हो सकता है। दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल 3 फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। सेकंड टॉपिक इसके अंदर ही है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप 11th साइंस में पढ़ के आए हो, वहां पे आप मॉड से जानते थे। लाइक मॉड एक्स प्लस आई वाई है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला जो 11th में आता था वही यहाँ पे सेम टू सेम है। उसके बाद लास्ट में है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज ए एंगल, यानी कि थीटा जो एंगल आप फाइंड करते थे उसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो भी आपको सिंपली पता है, मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस आए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में तो क्या करना है, माइनस में क्या करना है, इनटू, डिवाइड, बार है, कॉन्जुगेट है तो क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है और उसके थोड़े बहुत सम्स भी होंगे। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का डी मोबियस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। डी मोबियस थ्योरम आपके लिए एक नया है, उसमें एक थ्योरम के ऊपर से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लाइक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और अगर वो प्रूव हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये डी मोबियस थ्योरम के हिसाब से सम सॉल्व हो सकता है। उसमें एप्लीकेशन दिया है तो एप्लीकेशन से भी दूसरे सम सॉल्व होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सब लोग हाइपरबोलिक फंक्शन जानते हैं, लाइक साइन एच एक्स है, साइन एच वाई है, कॉस एच एक्स है, दैट इज योर हाइपरबोलिक फंक्शन। पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के नॉर्मल साइन के इनवर्स भी होते हैं वैसे भी हाइपरबोलिक के इनवर्स भी होते हैं, मतलब कि साइन एच इनवर्स एक्स। तो इस टाइप के जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे यूज होंगे उसके बारे में ये टॉपिक है। सेम वैसे ही लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि लॉग वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सम आते हैं तो लॉग और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा, उसके बारे में ये टॉपिक है। यहां तक आपका पूरा यूनिट 1 के चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डी मोबियस थ्योरम है, उसका एक सम डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट चैप्टर 2 यूनिट 1 का ही है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशंस। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन यानी सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशिएशन का मिक्स पार्ट होगा, नाम से ही पता चलता है। इसके अंदर पहले बेसिक डेफिनेशंस होगी, देन लिमिट्स, सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन है तो लिमिट डेफिनेटली आएगी, तो यहाँ पे लिमिट होगी। और लिमिट में कोई नया फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, जो आप 11th 12th में और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते थे वही है, सिर्फ यहाँ पे वो नॉर्मल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। देन लिमिट है तो कंटिन्यूटी भी होगी, ये दोनों कनेक्टेड पार्ट है। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है तो कंटिन्यूस भी फंक्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी फाइंड करने का अलग तरीका है, लिमिट कंटिन्यूटी के ऊपर से ही आता है। बट अगर हमें अभी इसका कोई नया मेथड नहीं करना है तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शन वो है कि जिसमें से आप मतलब पहले आपको एक फॉर्म दिया होगा, कोई भी फंक्शन दिया है, वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं वो चेक करना है। चेक करने के लिए मेथड कौन सी होगी वो मैं आगे बात करता हूं, पर अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। यानी कि अभी जो मैंने पीछे बात की कि ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक, तो उसके लिए आपको अलग से मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनालिटिक है या नहीं वो चेक कर लो और उसी मेथड से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनालिटिक है या नहीं, और वहां से डिफरेंशिएबल का भी पता चल जाता है। एनालिटिक फंक्शन में कौन सी मेथड है, तो वहां पे दो मेथड है। पहली मेथड है कोशी-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन यानी कि XY कोऑर्डिनेट्स में कोशी-रीमान इक्वेशन, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन बोलते हैं। तो CR इक्वेशन लाइक 2 कंडीशंस होगी वहां पे, तो 2 कंडीशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी, वो सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। सेम वैसा ही CR इक्वेशन है बट पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि r थीटा कोऑर्डिनेट्स में होगा। सेम वहां पे भी 2 कंडीशन होगी, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो फंक्शन इज एनालिटिक। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। ये भी एनालिटिक फंक्शन जैसा ही है। हार्मोनिक फंक्शन की एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन आपको प्रूव करनी है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाता है देन इट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, अगर नहीं होती तो वो फंक्शन हार्मोनिक नहीं है।
एंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 इज अ कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। मिल्न-थॉम्पसन मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये टॉपिक में मेथड आपकी मिल्न-थॉम्पसन यूज होगी। इसके अंदर हार्मोनिक है या नहीं वो चेक नहीं करना है। इस मेथड का यूज वो होता है एप्लीकेशन जैसा होता है। लाइक आगे का जो टॉपिक था एनालिटिक फंक्शन, उसमें है या नहीं वो चेक करते थे, बट यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन आपको फाइंड करना है तो ये मेथड यूज कर सकते हो। सो दिस इज एप्लीकेशन पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 का ही है, कन्फॉर्मल मैपिंग। ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी कौन से टॉपिक्स है मैंने थोड़े हाईलाइट किए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चंस आते हैं जो पुराने कोर्स में भी पूछे जाते थे, वो इस टॉपिक के है, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन के। देन सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर दो टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है, W = e⁻z एंड W = sin z, ये दो अलग अलग केस है। देन लास्ट टॉपिक है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ज्यादातर नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी कई बार ऑप्शन में निकल जाता है, सो ये चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला नहीं है। सो यूनिट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट अब आएगा यूनिट 2, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में, अब ये आएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। अगेन बेसिक डेफिनेशंस आएगी पहले, देन लाइन इंटीग्रल्स। अब यहां से जो पार्ट आएगा उसमें आपका टोटली इंटीग्रेशन का पार्ट यूज होगा। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, सब में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन यूज होगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगी। तो पहला लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल के अंदर आपको एक इंटीग्रेशन दिया होगा, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन होगा, उसको आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए आपको जो लाइन इंटीग्रल का थियरी है वो फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए एक फिगर बनानी पड़ेगी, यानी कि ये जो सम्स होंगे वो फिगर से सॉर्ट आउट होते हैं। नेक्स्ट कोशिश इंटीग्रल थियरम। यहाँ पे कोशिश इंटीग्रल थियरम जो है वो एक सिंगल थियरम दिया होगा, थियरम की कुछ कंडीशन होगी, एक या दो कंडीशन। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कोशिश इंटीग्रल थियरम अप्लाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा है सेम वैसा ही कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला, थियरम की जगह फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला यूज होगा, बट ये अप्लाई करने की एक कंडीशन है कि अगर कोई भी सम के अंदर कोशिश इंटीग्रल थियरम अप्लाई नहीं होता, यानी कि वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला के अंदर जाते हो, बाकी तब तक कोशिश इंटीग्रल थियरम में अप्लाई करते हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्रॉस वर्जन है। और लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम मॉड्यूलस थियरम। ये भी एक थियरम के हिसाब से फॉर्मूला दिया होगा और उसके हिसाब से आपको सम को सॉल्व करना है। तो ये सारे जो टॉपिक है उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के बारे में होता है और चारों के चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार टॉपिक में से ही 20% वेटेज है, मतलब कि इसमें से हर एक टॉपिक में से एक सम डेफिनेटली होता है। हाँ, कई बार समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लाइन इंटीग्रल का सम अगर 7 मार्क्स में पूछ ले तो कोई बाकी के 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक में से सम नहीं आता, बट इतना पक्का है कि 20% वेटेज इसका आता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, दिस इज अ पावर सीरीज। पावर सीरीज आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी, जिसके अंदर एक चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे भी पावर सीरीज का पार्ट आता था और एक स्पेशल पावर सीरीज वाला चैप्टर आता था जहां पे आप लोग सम को सॉल्व करके फाइनली एक लास्ट में सीरीज बनाते थे। सिंगल एक टर्म के ऊपर से एक आंसर लाके आप फाइनल सीरीज बनाते थे, तो वो जो आप वहां पे अप्लाई करते थे उस जैसा ही यहाँ पे पार्ट है, पर यहाँ पे पावर सीरीज इवेल्युएट नहीं करनी है या फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़े टॉपिक्स डिफरेंट है। पहला टॉपिक है वो कॉमन है जो आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस सीरीज में 3 से 4 मेथड थी। पहली लाइक रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, जियोमेट्रिक सीरीज का जो टेस्ट अप्लाई करते थे, फिर रैप्स टेस्ट था। तो जो अलग अलग टेस्ट है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करके सेम अगेन यहाँ पे भी वैसा ही चेक करना है। यहाँ पे एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको रेडियस फाइंड करनी होगी उसी मेथड से,
बट कन्वर्जेंट है या नहीं वो चेक करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक है टेलर सीरीज। ये भी आप लोग पढ़ के आए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सेकंड पोर्शन था या दूसरा चैप्टर था उसमें टेलर सीरीज के बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पे सेम टू सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। देन लॉरेंस सीरीज, ये नई सीरीज है। लॉरेंस सीरीज के अंदर आपको 2-3 कंडीशन दी होती है। तो आपको एक फिगर बनानी है, फिगर के बाहर और अंदर के पॉइंट्स कौन से हैं वो जानने हैं। बाहर वाले पॉइंट अवॉइड करने हैं और अंदर वाले पॉइंट के अंदर आपको फाइंड करना है कि आपकी सीरीज क्या बनेगी। तो इसमें भी फिगर का यूज होगा। देन सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स वो होते हैं जो आप पॉइंट फाइंड करेंगे कि मतलब मुझे कंडीशन दी है तो कंडीशन के हिसाब से मुझे कहाँ से कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो जो आप पॉइंट फाइंड करेंगे वो सिंगुलर पॉइंट होगा। वो फाइंड करने का तरीका जो है वो हम जब मेथड स्टार्ट होगी तब देख लेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है रेसिड्यूज। रेसिड्यूज में जो वो सिंगुलर पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 फार्मूला अप्लाई होते हैं। एक जो फार्मूला है वो नॉर्मल के लिए है, मतलब रिपीटेड वैल्यू ना हो तो, और दूसरा है वो रिपीटेड वैल्यू के लिए। तो वहां पे वो फार्मूला अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है। वो जो पर्टिकुलर आंसर है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। पर रेसिड्यू फाइंड होता है ऑलवेज सिंगुलर पॉइंट के पास। रेसिड्यू के ऊपर से उसका थियरम है कोशिश रेसिड्यू थियरम। कोशिश रेसिड्यू थियरम में रेसिड्यू भी फाइंड करना है और उसके अलावा 3 से 4 स्टेप अलग से होंगे। तो वो पूरे 5 स्टेप्स का फॉलो अप रहता है। उस हिसाब से आपको सम को सॉल्व करना है। तो वहां पे भी जो थियरम का फॉर्मूला होगा उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। एंड सेकंड थिंग, ये भी अगेन आपका फिगर बेस्ड टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में बात करने से पहले हम वापस चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। उसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए उसमें जो लास्ट वाले 4 टॉपिक थे, लॉरेंस सीरीज, सिंगुलर पॉइंट्स, रेसिड्यू एंड कोशिश रेसिड्यू थ्योरम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से 2 या 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन मोस्टली कवर अप किए जाते हैं और समटाइम्स ये कन्वर्जेंस वाले पार्ट में से भी आता है। यानी कि इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट यूनिट 3 का पूरा वेटेज आ जाता है। तो अब जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका सेम जो चैप्टर नंबर 3 था वैसे ही है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में आते हैं, फिर भी देख लेते हैं कि ये किस बारे में है। और क्वेश्चन ना पूछने का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। पहला टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ डिफाइनाइट रियल इंटीग्रल ऑफ अ रेशनल फंक्शंस ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा लिखा है। मतलब यहाँ पे एक डिफाइनाइट रियल इंटीग्रल होगा। डिफाइनाइट का मतलब ये है कि वहां पे फाइनाइट लिमिट्स आपको दी होगी, मतलब लाइक 0 है, 1, 2, 3 जो आप फाइनाइट नंबर जानते हो उस हिसाब से लिमिट्स दी होगी और उस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करेंगे तो वो जो रेशनल फंक्शंस वाले जहां पे फंक्शन दिए होंगे तो उसमें क्वेश्चंस मोस्टली साइन थीटा एंड कॉस थीटा टाइप के होंगे। यानी कि वहां पे क्वेश्चन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा आएगा, इसलिए यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला पार्ट है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ डिफाइनाइट की जगह है इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल। इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि वहां पे इन्फिनिटिव लिमिट हो सकती है या फिर जो भी नंबर दिया है वो फंक्शन में रखने से, क्वेश्चन में रखने से आपको आंसर इन्फिनिटिव मिलता है। दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा उसको इवेल्युएट करना है। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है। पहले तो ये रेशनल फंक्शन टाइप का होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा रेशनल फंक्शन इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, वो उस टाइप के यहाँ पे फंक्शन होंगे और साथ में रेशनल फंक्शन भी होगा। एंड ऑल्सो इम्प्रॉपर है, सो इन्फिनिटिव टाइप की लिमिट्स होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ अगेन इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल व्हेन सिंपल पोल लाई ऑन द रियल एक्सिस। पोल का मतलब जो हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड करते हैं, रेसिड्यू के अंदर जो पॉइंट फाइंड करेंगे उसको हम पोल बोलते हैं। यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं उसका मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको पोल बोलते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको वो इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। ये जो 4 टॉपिक है मेन टॉपिक्स है। इसमें से अगर समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड इन दोनों टॉपिक्स में से आते हैं और वो भी ऑलमोस्ट पुराने कोर्स में थे। नए कोर्स में ये क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते, पर आते हैं तो वो ऑप्शन में निकल जाते हैं। सो अगर चैप्टर नंबर 6 आप लास्ट में करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी सबसे पहले आपको इस यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 5 करना है।
नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4। यहां से आपका स्टार्ट होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 7 है, तो इसका एक सिंगल चैप्टर है। अब यहाँ पे पहला टाइटल जो है चैप्टर का वो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री, जो आप पहले से जानते हो। ऑर्डर मतलब जितने टाइम डिफरेंशिएशन करते हो वो ऑर्डर होता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑर्डर दिया है, यानी कि सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएशन किया होगा उस टाइप के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। उसका सबसे पहले आएगा डेफिनेशन कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके बारे में। देन फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब कि आपके पास नॉर्मल इक्वेशन हो और उसको आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्म करना है, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एंड सेकंड मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। एलिमिनेट करना मतलब कि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अथवा वो वैल्यू को हटा देना, निकाल देना। यानी कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट्स दिए है तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और सेकंड मेथड में फंक्शन दिया है तो फंक्शन को एलिमिनेट करना है। दोनों मेथड ऑलमोस्ट इक्वल है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट और फंक्शन ये डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन होगा। लीनियर मतलब कि वो जो उसकी डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसकी डिग्री 1 होगी, मतलब कि सिंगल पावर होगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि डेल वाला सिंबल वाला होगा। अब इसकी मेथड जो है उसको दूसरा नाम भी दिया हुआ है लाग्रांज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ये मेथड यूज होती है, इसकी वजह से ये नाम लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लाग्रांज लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है वो मेथड आपको फॉलो करना है। वहां पे एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला के ऊपर से आपको सिंप्लीफिकेशन करके आंसर लाना है। तो जो ऊपर वाला टॉपिक था, ये टॉपिक जो था आपका फॉर्मेशन का था, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का टॉपिक था। और अब जो ये टॉपिक है इसके अंदर सम सॉल्व करने के आएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी होगा, उसमें से आपको सीधा आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर लाना है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जैसे ऊपर वाला लीनियर था, यहाँ पे वैसे नॉन लीनियर है। उसके अंदर लीनियर के अंदर सिर्फ सिंगल मेथड थी, नॉन लीनियर के अंदर टोटल 4 फॉर्म्स है। 4 फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन सेम आपका जो फॉर्म होता है उसके ऊपर से पता चल जाता है, इजी है। जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब डिटेल्स में बात करेंगे। लास्ट मेथड है चारपीथ मेथड। चारपीथ मेथड ऐसी है कि अगर ये ऊपर की दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होती तो आपको लास्ट में चारपीथ मेथड से सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो चारपीथ मेथड को एवरग्रीन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट सारे सम सॉल्व हो जाते हैं। बट एक कंडीशन है कि समटाइम्स क्वेश्चंस जो इजीली इन दोनों मेथड से सॉल्व होता है ऊपर वाली मेथड से, वो यहाँ पे चारपीथ मेथड से थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेथड आ सकती है। हाँ, चारपीथ मेथड के सम थोड़े कम आते हैं, बाकी ऊपर के 3 जो टॉपिक है उसमें से डेफिनेटली एक सम आएगा। नेक्स्ट लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि वो फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे हायर ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे। यानी कि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है। लाइक डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई होगा। यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मेनी टाइम्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। उसके अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं है, सीधा सम सॉल्व करने की मेथड्स आएगी। पहली मेथड है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन। यानी कि ये जो मेथड है, मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, 11th 12th में भी अप्लाई किया था एंड इवन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी अप्लाई किया था। ये मेथड सिंपल है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है तो
तो उसके अंदर पहले x टर्म्स को एक साइड ले जाओ, y टर्म्स को दूसरे साइड ले जाओ और दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। दैट इज सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब दैट इज योर मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो वो सीधा सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक आएगा होमोजीनियस। हर बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसीलिए ये नेक्स्ट मेथड का यूज होता है और वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो टॉपिक है। पहला इवेल्युएट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा इवेल्युएट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी कि ये जो दोनों मैंने टॉपिक लिखे हैं एक्चुअली एक ही सम में दोनों फाइंड करना होता है, बट कुछ केस में जब आपके पास राइट हैंड साइड 0 होती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां पे फाइंड नहीं होता और बाकी के सारे सम में दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का मेथड एक ही है, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वैसे इसका भी मेथड बदलता जाएगा। बट मोस्ट ऑफली दो मेथड्स ऐसी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ऊपर होमोजीनियस था, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके क्वेश्चन भी बुक में एक या दो ही दिए। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो हमने पिछले चैप्टर में देखा, ये चैप्टर में देखा, वो सब कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका था। बट अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है तो उसका एप्लीकेशन यूज क्या है, तो उसके लिए नीचे यहाँ पे मेथड्स दिए। टोटल 5 मेथड्स है। उसमें सबसे पहले जो मेथड है इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये मेथड बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा मान लो कि हर पेपर में आप देखोगे तो ये मेथड का सम मिलेगा, यानी कि 100% गारंटी है कि इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और इसका वेटेज भी ज्यादा होता है। 4 या 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक हमें सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। देन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसके क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं, मतलब कुछ बार पूछते हैं, बाकी ज्यादा इसमें पूछा हुआ नहीं है। अभी तक के 4-5 साल में सिर्फ 2 बार ही पूछा हुआ है। उसके बाद है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है। एंड 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। ये जो लास्ट की 2 मेथड्स है, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, इसके क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए। इसका रीजन ये है कि इसका वेटेज टोटल 20% है। तो इसमें से आगे के जो पोर्शन होते हैं उसमें से क्वेश्चन कवर अप होने के बाद ये क्वेश्चंस पूछने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और इसके क्वेश्चंस भी लेंथी एंड थियोरिकल ज्यादा है। सो इसके रीजन से ये क्वेश्चंस अभी तक एक भी बार जीटीयू में नहीं पूछे हुए। फिर भी जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट, जो अभी मैंने आपको समझाया वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक जो आपका सिलेबस है वो बताया टॉपिक वाइज। इसमें मैंने जो टॉपिक डाले हैं वो सब्जेक्टिव है, इसके अलावा बाहर के कोई टॉपिक्स नहीं आएंगे और इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। एंड ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया है कि जो टॉपिक है आपके वो इम्पोर्टेंट कौन से है, कौन से नहीं है, किस चैप्टर का कौन से यूनिट का ज्यादा वेटेज है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमें सबसे पहले फोकस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वो जो पोर्शन है आपका सिर्फ 2 चैप्टर है और 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 4 एंड 5, और वो है 38% का वेटेज। और दूसरा एक रीजन ये है कि आप रिसेंटली पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर से पहला स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट नंबर 4 और उसका चैप्टर नंबर 7। सो नेक्स्ट लेक्चर से आपका मेथड, टॉपिक, सम जो रेगुलर क्लास में होता है उस हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट्स है, इनकेस कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।